नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं और दिखाते रहते हैं। बिहार की राजधानी पटना में ये समस्या झुग्गी झोपड़ी से संबंधित है और बुलडोज़र से संबंधित है, जो झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ा जा रहा है और गरीब बेघर हो रहे हैं। पटना में बहुत सारे आप नदी नालों के बीच में देखे होंगे, गंदी बस्ती बनी हुई है। वहाँ से प्रशासन के लोग, नेता और मंत्री गुजरते हैं, लेकिन उस झुग्गी झोपड़ी के जो दर्द है, उसके रहने वाले लोगों को जो कठिनाई है उसके बारे में उन्हें महसूस नहीं होती है। क्या उनकी संवेदना मर चुकी है या फिर वो देख के अनजान हो गए हैं? सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करने पे तुले हैं हमारे नेता। तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। आइए हम उनसे परिचय लेते हैं कि आखिर उनकी क्या परिचय है और किस तरह सामाजिक कार्यों से वे जुड़े हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर विनोद यादव जी, और सामाजिक कार्यकर्ता। जी, हमारा प्रश्न है सर आपसे, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आप देख ही रहे हैं, कहीं भी निकलते हैं तो पटना के नालों के आसपास में झुग्गी झोपड़ी में कुछ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या आपने कभी उसके दर्द को महसूस किया? जो कोई भी देखेगा उनके रहने के हालात को, वो ये नहीं कह सकता है कि उसको दर्द नहीं होता है। भले उसको भूल जाए, वो कुछ देर के लिए भूल जाए या उसको उधर से नज़र हटा ले, लेकिन दर्द नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। मनुष्य है, मनुष्य के हालत को देख करके तकलीफ़ होती ही है। तो तकलीफ़ नहीं होने की कोई बात नहीं है। व्यवस्था है ऐसी कि वर्षों से चली आ रही है व्यवस्था कि गरीब और दलित आँखों से दूर रहें, नज़रों के सामने न रहें। वो गांव से बाहर किसी कोने में रहें, नदी के किनारे रहें, नाले के किनारे रहें, जो आम आवाजाही के रास्ते से दूर रहें। तो गरीबी देखने से कष्ट होता है, कष्ट देखने से कष्ट होता है और ज़्यादातर लोग उससे मुंह फेर लेने ही में अपना भला समझते हैं। बिहार सरकार स्मार्ट सिटी पटना को बनाने जा रही है। इसके एवज में जगह जगह से झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ा जा रहा है, जबकि सरकार कोई पुख्ता योजना नहीं लाई उसको बसाने के लिए। इस पे आपको क्या कहना है सर? देखिए, सरकार की पहले से योजना है। जब शहर बसते हैं, जब कॉलोनियाँ बसती हैं, तो उसमें व्यवस्था रहता है। जैसे राजेंद्र नगर जब बसा था तो एक व्यवस्था थी कि इसमें कुछ प्लॉट्स होंगे जिसमें लोग मकान बना के रहेंगे और कुछ फ्लैट्स बनेंगे जिसमें जो अपना मकान नहीं बना सकते हैं वो रहेंगे, और यहाँ अस्पताल होगा, यहाँ दुकान खोलने की व्यवस्था होगी और कुछ खाली जगह होंगे जहाँ की गरीबों के रहने की व्यवस्था होगी। तो ये नियम है शहरीकरण का कि आप कम से कम 10 से 20% जगह जो है वो गरीबों के लिए, जो सेवा करते हैं लोगों की, शहर के लोगों की, उनको नज़दीक में बसने की जगह मिले, उसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन जब शहरीकरण होता है तो ज़मीन महंगा हो जाता है और जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो लोग उस ज़मीन को गरीब को न दे करके अपने नाम से कर लेते हैं, जिसके कारण गरीब लाचार हो जाता है फुटपाथ पर बसने के लिए, नाला के किनारे बसने के लिए और शहर से कहीं दूर बसने के लिए वो लाचार हो जाता है। तो शहर को जब ये स्मार्ट सिटी बनाना है तो उनको पहले बनाना चाहिए गरीबों के रहने के लिए मकान। और गरीब इसलिए हम कहेंगे, गरीब नहीं बोलेंगे जो बड़े लोगों की सेवा करते हैं, जैसे जो उतने नहीं, आपके घर में नौकरी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, कपड़ा धोते हैं, या मिस्त्री हैं, बिजली का काम करते हैं, सीवरेज का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, सबको शहर में रहना है जी। और जब जहाँ काम करते हैं वहाँ से नज़दीक में रहना है। अभी हम लोग देखते हैं कि तेलंगाना सरकार ने कई एक हज़ार शहर में मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट बनाए हैं जो गरीबों को
बसने के लिए है। तो ये अच्छी पहल है और यहाँ भी और क्या हर जगह होना चाहिए कि जहाँ काम करते हैं गरीब उसके नज़दीक में बगल में उनके रहने की अच्छी व्यवस्था की जाए। दिल्ली सरकार भी कुछ गरीबों के लिए मतलब झुग्गी झोपड़ी वालों के दिल्ली सरकार ने गरीबों को झुग्गी झोपड़ियों को नियमित करके उनको या तो अलॉट किया है या उस जगह पर बहुत सारे मकान बनाए हैं। लेकिन अब बिहार सरकार असंवेदनशील है या समझदारी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि संवेदना नहीं है बिहार सरकार को, जो पहले गरीबों को हटाती है पहले बसाने का सोचना चाहिए। तो सर एक बात और, क्या उस रास्ते से हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं गुजरते हैं जिस रास्ते पे गरीब का बच्चा अधनंगे अवस्था में दौड़ रहा होता है और विद्यालय नहीं जा पाता है या किसी कारणवश उसको भोजन नहीं मिल पाता है? क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को मदद की है अपने स्तर से, या सरकार का कोई कर्मचारी उसको देखभाल करने कभी पूछता है कि तुम खाए हो कि नहीं? क्या सरकार ऐसी नहीं बननी चाहिए बिहार में? सरकार संवेदनशील होनी चाहिए, लेकिन बहुत दिन सत्ता में रहने के बाद बहुत कुछ लाचारियाँ हो जाती हैं और मैं तो कहूँगा कि बिहार का मुख्यमंत्री लाचार है। क्या आप 500 करोड़ में जनगणना करवा सकते हैं, जाति की गिनती करवा सकते हैं? क्या कुछ करोड़ में इन गरीबों का आवास नहीं दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता उनकी है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जो तिकड़म करना पड़ता है, जो प्राथमिकताएं होती हैं, वो उनकी प्राथमिकताएं सत्ता में बने रहने के लिए जो हैं उस पर वो खर्च करते हैं। जो बिना खर्च किए सत्ता जहाँ से मिलेगा समर्थन उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। आखिरी सवाल आपसे, क्या इस झुग्गी झोपड़ी के लिए आप आवाज़ उठाएंगे, सरकार से कुछ मांग कर सकते हैं? मैं तो अक्सर बैठता हूँ झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनको संगठित नहीं कर पाया, लेकिन मैं तो अपील करूँगा सरकार से नहीं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों से कि आप एकजुट होइए। आपके वोट का उतना ही महत्व है जितने तथाकथित बड़े लोगों के वोट का महत्व है, लेकिन चूंकि आप संगठित नहीं हैं इसलिए आपका वोट बंट जाता है या बिक जाता है। इस दो चीज़ से परहेज करना होगा गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को, कि वोट उनका बिके नहीं और वोट उनका बटे नहीं, तो निश्चित रूप से उनके साथ न्याय होगा। हमारे साथ थे डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया कि झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं वो एकता में रहें, संगठित होकर रहें, तभी जाके उनके हक और अधिकार मिल सके। मैं झुग्गी झोपड़ियों की आवाज़ बराबर उठाते रहता हूं और सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचे और झुग्गी झोपड़ी वाले को मकान मिल सके घर टूटने से पहले। मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे बेनिफिट टीवी न्यूज़। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज है तो फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।